લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે ગુજરાતના વધુ 7 ઉમેદવારોની બીજી યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં વડોદરા બેઠક પરથી સતત ત્રીજી વખત સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટને ભાજપે મેદાનમાં ઉતાર્યા છે। સતત ત્રીજી વખત ટિકિટ મળતા રંજનબેન ભટ્ટના પરિવાર અને તેમના સમર્થકોએ ફટાકડા ફોડી જશ્ન મનાવ્યો, મીઠાઈ ખવડાવી જીતની શુભેચ્છા પાઠવી। રંજનબેન ભટ્ટે પણ ગત ટર્મની લીડ કરતા પણ વધુ મતે જીતવાનો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો। એરપોર્ટને ઇન્ટરનેશનલનો દરજ્જો મળી ગયો છે। ઇમિગ્રેશનની શરૂઆત કરવાની બાકી છે, તો સાથે સાથે કોઈ ગલ્ફ કન્ટ્રીમાં ફ્લાઇટ પણ ઉડાવી શકાય। તો એની સાથે સાથે વડોદરા દુમાળની સમસ્યા આપણે ટ્રાફિકની તો નિવારણ કરી છે, પણ હાઈવે પર જે 4 નાળા છે એને પહોળા થાય અને ટ્રાફિકની સમસ્યા દૂર થાય, એની સાથે દુમાળ અને છાણીનું અંડરપાસ એને પણ કરવાનું છે। તો આ 3 કામ મારા અત્યારે બાકી છે, અધૂરા છે, એને પ્રાયોરિટીમાં પૂરા કરશું। વાત છોટાઉદેપુરની। છોટાઉદેપુર લોકસભા બેઠક પરથી જશુ રાઠવાની ટિકિટ અપાઈ છે। છોટાઉદેપુરથી જશુ રાઠવાને ટિકિટ અપાતા જિલ્લામાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો। પરિવારજનો સહિત કાર્યકર્તાઓએ ફટાકડા ફોડી મીઠાઈ વહેંચી ઉજવણી કરી। તો જશુ રાઠવાએ 5 લાખથી વધુ લીડનો દાવો પણ કર્યો। છોટાઉદેપુરમાં ભાજપને મજબૂત કરવામાં જશુ રાઠવાનો સિંહ ફાળો રહ્યો છે। ગત 2019માં જશુ રાઠવાની લોકસભાની ટિકિટ કપાઈ હતી। છોટાઉદેપુરમાં રાઠવા ત્રિપુટીનું પ્રભુત્વ હતું, તે વખતે સીમાંકન બદલાતા જશુ રાઠવાની વિધાનસભા બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મોહનસિંહ રાઠવા સામે 2017માં ચૂંટણી લડ્યા અને 1000 મતોથી જશુ રાઠવાની હાર થઈ હતી। भारतीय जनता पार्टी अंदर 1995 अंदर तालुका पंचायत और जिला पंचायत चूंटणी अंदर बूथना पुलिंग एजंट तरीके काम करवानी शुरुआत करी थी। एना पछी मैंने युवा मंडलना युवा मोर्चाना कोषाध्यक्ष तरीके जवाबदारी आपी। एना पछी भारतीय जनता पार्टीए मने मंडलना महामंत्री तरीके जवाबदारी आपी। एना पछी मंडलना प्रमुख तरीके जवाबदारी आपी। एना पछी मने जिला भाजप प्रमुख तरीके जवाबदारी आपी अने पछी विविध सरकारी बिन सरकारी एमां पण मने निगमों पण 1-2 जग्याए पद आप्युं। पछी अत्यारे मने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चाना प्रदेश उपाध्यक्ष तरीकेनी पण जवाबदारी छे। લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપે ગુજરાતની બીજી યાદી જાહેર કરી છે, જેમાં અમદાવાદના પૂર્વ બેઠક પરથી હસમુખ પટેલને રિપીટ કરાયા છે। હસમુખ પટેલના નામની જાહેરાત થયા બાદ કાર્યાલય પર કાર્યકર્તાઓનો જમાવડો જોવા મળ્યો, ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો। આતશબાજી સાથે લોકોનું મોં મીઠું કરાવવામાં આવ્યું। સાથે હસમુખ પટેલે ભાજપના શીર્ષ નેતૃત્વનો પણ આભાર માન્યો। પાર્ટીનો દરેક કાર્યકર્તા कोई ना कोई तो हाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साथ न्यूज 18 गुजराती की खास बातचीत की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। 2019 में ही ये बिल संसद के दोनों सदनों ने पार कर दिया। उसके बाद कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। अब टाइमिंग का क्या महत्व है? सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। चुनने के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले ही साल में दोनों सदनों से इस कानून को मान्यता मिल गई है। रूल्स फॉर्मेलिटी है। अब टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। अब क्या मतलब है टाइमिंग का सवाल करने का? तो इतने साल तो हुआ नहीं ना, 2019 के बाद अब हुआ है। स्मिता जी मुझे एक बात बताइए, व्हील ऑफ लेजिस्लेटर, व्हील ऑफ गवर्नमेंट
बिल से प्रकट होता है या रूल से प्रकट होता है? ऑब्वियसली बिल से। रूल व्यवस्था करता है, जो करने में पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ। मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। आप कह रहे हैं करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, लेकिन ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष है वो कहती है कि आप एक नया वोट बैंक बना रहे हैं, बीजेपी एक नया वोट बैंक बना रही है अपने लिए। देखिए, विपक्ष को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। 2019 में आपने एएनआई को इंटरव्यू में कहा था कि जो हिंसा हुई थी उस वक्त, सीए के कारण जो हिंसा हुई थी, उस वक्त आपने कहा था एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है और वो आप दूर नहीं कर पाए उस डिसइंफॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, जो भी। इस बार क्या पार्टी जो है या सरकार जो है उसको अलग कर पाई है? सुमिता जी, दरमियान में मैंने कहा 41 टाइम, 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। मैं बाकी रिलीजन्स के बारे में बाद में आती हूँ, पहले मुसलमान समुदाय के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चाहे ओवैसी साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, और फिर बहुत से विदेशी मीडिया जो है वो भी कह रही है इट्स एन एंटी मुस्लिम लॉ, बिकॉज आप मुसलमानों को नहीं शामिल कर रहे हैं, तो वो क्राइटेरिया ही है कि मुसलमान नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप इस लॉ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इस देश का एक इतिहास है।